जूही और जतिन की जिंदगी में आज सबसे बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि पूरे 2 साल तक अपने घर वालों को लव मैरिज के लिए मनाने के बाद फाइनली आज उनकी शादी हो रही थी। मनाली में उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी और सब कुछ उनके हिसाब से बहुत अच्छी तरह हो गया था। रात को सब लोग होटल में ही रुके थे, मगर शादी पूरी होने के बाद वो लोग रात को ही पैकिंग करके वहां से निकल जाना चाहते थे। अरे कितनी बार बोल चुकी हूँ तुम दोनों को कि सुबह चले जाना। पता है ना रात को गांव का वो रास्ता ठीक नहीं है। अरे माँ, क्या तुम भी? हम बस शादी करने के लिए इस गांव में आए हैं और तुम्हें तो पता ही है गांव के लोग अफवाह फैलाने में कितने आगे होते हैं। हम शहर वालों को डराने में ना जाने इनको क्या मजा आता है। हाँ मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप टेंशन मत लो। और आपको तो पता ही है कल हमारी फ्लाइट है। हम अभी यहाँ से नहीं निकलेंगे तो कल फ्लाइट भी टाइम पर नहीं ले पाएंगे। वो जो भी हो बहू, लेकिन मैं इतनी रात को तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फ्लाइट तो दूसरी भी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं साहब, हम तो इस गांव में रहने वाले ही हैं। हमने तो शुरू से यहाँ का माहौल देखा है। कितने शहर के लोग आए जो हमारे मना करने के बावजूद भी उस रास्ते से निकलकर गांव के बाहर जाना चाहते थे। अपनी जिद की वजह से कोई भी नहीं बचा, इसीलिए वो रास्ता अब मशहूर हो चुका है। अब तो कोई शहर वाला भी रात के समय वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। समझा रही हूँ आपको, बात मान लोगे तो अच्छा होगा, वरना तो फिर आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तो आप खुद ही होंगे। अरे मुझे तो लगता है तुमने ही मेरी माँ को डराया है। अपनी ये फालतू की बातें बंद करो और अंदर जाओ। हमारी फ्लाइट है, हमें अभी निकलना ही होगा। जतिन की माँ और नौकरानी ने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ही नहीं रुकते हैं और अपना सामान लेकर शादी वाली रात ही होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं से सुबह फ्लाइट लेकर उन्हें अपने हनीमून के लिए निकलना था। अरे मालकिन, अब क्या हो गया? जतिन भैया और जूही भाभी ने तो हमारी बात ही नहीं मानी। इतनी रात को उस भूतिया रास्ते पर जाने के लिए निकल गए। अब तो हम सब भगवान के आगे दुआ कर सकते हैं कि वो बस ठीक ठाक एयरपोर्ट पहुंच जाएं। जहां एक तरफ घर वाले परेशान हो रहे होते हैं, वहीं जतिन और जूही दोनों गांव के उस भूतिया रास्ते पर अपनी कार लेकर पहुंच जाते हैं और उस रास्ते के शुरू होते ही दोनों को अजीब सा सन्नाटा और बहुत तेज ठंडक महसूस होती है, जैसे अचानक से ही वो अपनी गाड़ी लेकर किसी बर्फीली जगह पर पहुंच गए हो। अरे यार जतिन, गाड़ी का एसी कम करो ना, मुझे ठंड लग रही है। तुमने तो गाड़ी को शिमला बना दिया है। अरे एसी तो बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों अचानक से इस जगह आते ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लगता है गांव का इलाका है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठंड को नजरअंदाज कर जूही जल्दी से गाड़ी में गाने लगा लेती है। दोनों पति पत्नी गाने को एंजॉय करते हुए अपना रास्ता एंजॉय करने लगते हैं। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे जतिन को अचानक से सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी नजर आती है। अचानक अपनी आंखों के सामने उस औरत को देखकर जतिन हड़बड़ा जाता है और वो जल्दी से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। हाँ, अरे कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? एक्सीडेंट करवाना चाहते हो क्या? अभी मेरा सर जाकर डैशबोर्ड से टकरा जाता। कितनी मुश्किल से बची हूं मैं। माफ करना जूही, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अभी बाहर एक औरत गाड़ी के सामने आ गई थी, उसकी वजह से ही मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। क्या? कौन सी औरत? मुझे तो कोई भी औरत दिखाई नहीं दे रही। क्या जतिन, कहीं उन गांव वालों की बातों को तुमने सीरियस तो नहीं ले लिया? नहीं यार, तुम्हें तो पता है मैं इन सब अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन पता नहीं मैंने सफेद साड़ी में किसी औरत को तो देखा, तभी तो मैंने ब्रेक मारा, वरना मैं इस तरह अचानक ब्रेक क्यों लगाता? अरे बाबा, यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तुम औरत की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। तुम गाड़ी चलाओ, वरना अगर ऐसे ही रुक रुक कर चलते रहे तो पक्का हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जूही की बातों को सुनकर जतिन थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है। जूही खिड़की से बाहर देख रही थी
मगर बाहर घने अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए गाड़ी में उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने जतिन से कहा, जतिन यार, मुझे वॉशरूम जाना है। यार इतनी रात को तुम वॉशरूम जाओगी कहाँ पर? एक तो ये गांव के बीच का रास्ता है, ऊपर से आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे जाना है। तुम गाड़ी साइड पर लगा दो, मैं जंगल के रास्ते की तरफ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं साइड कहीं गाड़ी रोक देता हूँ, तुम उतर कर चली जाना। अब मगर ध्यान से जाना। हाँ बाबा, चिंता मत करो। इधर उधर देखते हुए जतिन कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी रोक देता है। यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, तुम जाओ, मैं तब तक तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम भी गाड़ी से बाहर निकलो ना, बाहर खड़े रहो, वैसे भी इतनी रात है, अंधेरा है। जूही के कहने पर जतिन भी गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी के साथ ही खड़ा हो जाता है। जूही अंधेरा में थोड़ा आगे चलती जाती है तो देखती है कि वहां पर वॉशरूम बनाया गया है। वो वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है, पर तभी उसके कानों में किसी के पायल की छन छन की आवाज पड़ती है। यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मेरे तो पैरों में पायल भी नहीं है, फिर ये छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है मेरी तरह किसी और को भी वॉशरूम जाना होगा। खैर, मैं चलती हूँ। जूही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे फिर से वही पायलों की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उसके पीछे से कोई औरत गुजरी हो। वो पीछे मुड़कर देखती है मगर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। जूही के माथे पर डर के पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने कदम वहां से बढ़ाने लगती है। हे भगवान, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैं अभी सोकर उठी हूँ तो मुझे भ्रम हो रहा है। नींद में वही गांव वालों की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जूही पीछे देखते हुए ये बोल ही रही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने अपना खुदरा सा हाथ रखा हो। डर से जूही के पैर वहीं जम गए। उसने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके कंधे पर पेड़ की सूखी डाली गिर गई थी। ये देखकर वो थोड़ी शांत हुई और जल्दी से वहां से भागकर बाहर की तरफ आ गई। वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अरे जूही, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया हुआ है? जतिन कुछ अजीब है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज चलो तुम यहाँ से। अरे बाबा, लेकिन हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। अरे अभी ये सब पूछने का समय नहीं है, प्लीज जल्दी निकलो यहाँ से। जूही जल्दी से जतिन के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। जतिन ड्राइविंग करनी शुरू करता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी नजर जूही पर पड़ती है। जूही के बाल खुलकर उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और वो एकटक बस सामने की तरफ ही घूरे जा रही थी। अरे जूही, कैसे बैठी हो? ठीक से बैठो ना। जूही, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, सुन क्यों नहीं रही हो? ये बाल इस तरह क्यों खोले हुए हैं तुमने? जतिन की बात का जूही पर कोई असर नहीं होता और वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तभी जतिन अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाकर जूही के कंधे पर रखता है और जूही अपने बालों को झटकती हुई बहुत ही गुस्से से जतिन की ओर देखती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मरना चाहता है? जिंदगी प्यारी नहीं है तुझे अपनी? ये क्या बोल रही हो तुम जूही? देखो, ये रास्ता पहले ही मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जतिन के बोलने के बाद भी जूही उसी तरह उसे देखती है
और उसकी आंखों की पुतलियां अचानक पलटकर बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। डर के मारे जतिन एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाता है और जूही को एक जोर का झटका लगता है। जूही, अरे क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? अभी तक हम वहीं खड़े हुए हैं क्या? क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? अरे अभी तुम्हें कुछ हो गया था ना? तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आवाज। मेरी आंखें, मेरी आवाज़? इस बात से भला तुम्हारा क्या मतलब है? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम गाड़ी चलाओ, और प्लीज़ इस बार ध्यान से गाड़ी चलाना। हमें एयरपोर्ट सही सलामत पहुंचना है। जूही का अचानक से बदला स्वभाव देखकर जतिन के पसीने छूट जाते हैं। जतिन वापस से ड्राइविंग करनी शुरू करता है। तभी अचानक से जूही बोल पड़ती है। यार, अचानक से शरीर बहुत ही भारी महसूस हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तुम गाड़ी रुको, मैं पीछे वाली सीट पर जाकर लेट जाती हूँ। जब हम पहुँचने वाले होंगे तो तुम मुझे उठा देना। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम उतरकर पीछे वाली सीट पर चली जाओ। जतिन गाड़ी रोकता है और पैसेंजर सीट से उतरकर जूही पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। सड़क पर अपनी नज़रों को गहरी जमाते हुए जतिन मध्यम रफ्तार से ड्राइव कर रहा होता है। पता नहीं जूही को अचानक से क्या हो गया था। मुझे जल्दी से इस रास्ते को पार करना होगा, कहीं कोई और आफत ना हो जाए। जतिन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि पिछली सीट पर बैठी हुई जूही गाड़ी का शीशा खोलकर अपनी गर्दन को बाहर निकाले हुए है और उसके लंबे बाल हवा में जोर जोर से लहरा रहे हैं और वो एक टक बाहर की तरफ देखे जा रही है। जूही, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या बचपना है? अरे अपना सर अंदर करो। ऐसी हरकतें कोई करता है क्या भला? जतिन के बार बार बोलने पर भी जूही अपना सर गाड़ी के अंदर नहीं करती। जतिन को अजीब सी घबराहट होने लगती है। तभी जूही अचानक से अपनी गर्दन अंदर करके शीशा बंद कर लेती है। कुछ देर तक तो वो शांत रहती है, मगर कुछ देर बाद अचानक से भारी आवाज में कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है। मना किया था उन गांव वालों ने तुझे कि मत आ यहाँ से, लेकिन तू फिर भी आया। अब तेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। तुम ये क्या कह रही हो जूही? मजाक करना बंद करो मेरे साथ। पति हूं मैं तुम्हारा। अपने पति के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये कोई मजाक नहीं है। आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात है। तुमने जो गलती की है उसका तो भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। डर से जतिन के हाथ पैर फूल चुके थे और डर के मारे अचानक स्टीयरिंग व्हील से उसका कंट्रोल एकदम खो जाता है। मगर इससे पहले कि गाड़ी एक पेड़ से टकराती है तभी जतिन ब्रेक मारता है और तभी जूही जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं जूही ही हूँ। जतिन, तुम्हारा चेहरा देखो, कितना ज़्यादा डर गए हो तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े डरपोक हो। जूही, पागल हो गई हो क्या? ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? अभी तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती तुम बताना? हर बात मजाक नहीं होती जूही। ओह, अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। अब नहीं करूँगी ऐसा मजाक। अच्छा सुनो ना, पीछे बैठने में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे आगे आकर बैठना है। जूही वापस से आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और जतिन ड्राइव करना शुरू कर देता है। पहले ड्राइव करते हुए वो जूही से बात कर रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत होकर गाड़ी चला रहा था। जूही को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब लगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए हो। अच्छा बाबा, सॉरी, आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करूँगी। जूही के माफी मांगने पर भी जतिन ने उसकी तरफ नहीं देखा, तो जूही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगी। तभी जतिन ने उसके हाथ को अपने कंधे से चटक दिया और बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा।
उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं और चेहरे के भाव बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसने जूही को गर्दन से पकड़ा और उसे धक्के से पीछे की तरफ धकेल दिया। मरना चाहती है? दूर रह मुझसे। ये तुम क्या बोल रहे हो जतिन? देखो, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जो मजाक किया वो तुम्हें पसंद नहीं आया। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन तुम इस तरह मुझे डराओ मत। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मजाक तो कर रही थी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। यहाँ रोज मैं किसी ना किसी की आत्मा को अपने साथ लेकर जाता हूँ। आज बारी तेरी है। तेरी आत्मा को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और तेरे साथ साथ तेरे इस पति की आत्मा भी अब मेरे साथ जाएगी। देखो, बंद करो अपना ये गंदा मजाक। बस बहुत हो गया। तुम्हारे साथ यहाँ बैठने में इतना अजीब लग रहा है मुझे। गाड़ी रोको, मुझे पीछे जाकर बैठना है। जूही के इतना बोलते ही जतिन उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा जाती है। उसे देखकर जूही बुरी तरह घबरा जाती है और फिर से उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, मगर जतिन गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करो वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर जतिन भयानक तरीके से मुस्कुराता है। तभी जूही की नजर अचानक से गाड़ी में लगे मिरर पर पड़ती है। मिरर में देखते ही जूही के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह कांपने लगती है। मिरर में जतिन का चेहरा दिख रहा था, लेकिन बेहद भयानक और जला हुआ। उसे देखकर जूही की आवाज उसके हलक में ही अटक जाती है। इससे पहले कि जूही कुछ कर पाती, तभी जतिन गाड़ी रोक देता है और जैसे ही वो जूही की तरफ देखता है तो जूही डर के मारे बुरी तरीके से कांप उठती है। जतिन की आंखें पलटकर एकदम सफेद पड़ चुकी थी। उसका चेहरा जला हुआ और बहुत ही भयानक हो चुका था। आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढे किसी अदृश्य शक्ति के उसके अंदर होने की गवाही दे रहे थे। बहुत शौक है ना तुम्हें डराने मजाक करने को, लेकिन अब देखो तुम्हारा मजाक सच हो गया। तुम्हारे जतिन के अंदर मैं पूरे तरीके से समा चुका हूं। कैसा लग रहा है अपने मजाक को हकीकत होता देखकर? अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर जूही की आत्मा सिहर उठती है। इससे पहले कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, जतिन अपने दोनों हाथों से जूही की गर्दन को पकड़कर एक ही झटके में बुरी तरह मरोड़ देता है और एक चीख के साथ जूही बिल्कुल शांत हो जाती है। उसे देखकर जतिन जोर से हंसता है और गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी सीधे सामने की पेड़ से जाकर टकराती है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मौके पर ही जतिन की भी मौत हो जाती है और एक काली परछाई उसके अंदर से निकलकर उस डरावने रास्ते पर कहीं खो जाती है। अगली सुबह गाड़ी को देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। पुलिस जतिन के घर वालों को इन्फॉर्म करती है। कितना समझाया था मैंने इन दोनों को, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो पहले ही बोला था, गांव का ये भूतिया रास्ता किसी को सही सलामत नहीं छोड़ता। ये सब तो होना ही था। ये शहरी लोग हमारी बात पहले तो नहीं मानते हैं और फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उस रास्ते पर मरने वाले लोगों में अब उन दोनों का भी नाम शामिल हो गया था और आज रात फिर से गांव का वो भूतिया रास्ता अपने अगले शिकार के लिए तैयार था। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।